देखिए हमने आपको बताया था सेमी कंडक्टर के बारे में, अर्धचालकों के बारे में। सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक जो होते हैं वो हमने आपको बताया थे कि ऐसे पदार्थ होते हैं एक्चुअली में जो चालक और अचालक के बीच के होते हैं। ठीक, चालक अचालक के बीच में ऊर्जा बैंड के आधार पर अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालन बैंड और संयोजी बैंड आंशिक रूप से भरे होते हैं। आए थे संयोजी बैंड और चालन बैंड आंशिक रूप से भरे होते हैं, उन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। सामान्य परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो जो अर्धचालक होते हैं वो एक अचालक की भांति, इंसुलेटर की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन जब उनकी कंडीशंस बदलती हैं, एक ऐसी परिस्थिति आती है जिनमें उनमें आवेश वाहक उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी चालकता बढ़ जाती है और वो चालक पदार्थ की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इस आधार पर ऊर्जा बैंड के आधार पर जो सेमीकंडक्टर हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। सेमीकंडक्टर को एक भाग कहलाता है जिसे हम कहते हैं निज या शुद्ध अर्धचालक। निज या शुद्ध अर्धचालक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक होते हैं बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक, जिसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर दो तरीके के हो गए, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक, या शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक। अब पहले हम समझेंगे कि निज अर्धचालक यानी कि शुद्ध अर्धचालक क्या कहलाता है, उसके बाद समझेंगे अशुद्ध अर्धचालक क्या कहलाता है। निज अर्धचालक ऐसे अर्धचालक होते हैं जिनमें कोई अपद्रव्य पदार्थ यानी इम्प्योरिटी नहीं होती, कोई अपमिश्रण नहीं किया जाता है, उन्हें हम निज या शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले शुद्ध अर्धचालक फिक्स हैं दो, एक होता है आपका जर्मेनियम और एक होता है आपका सिलिकॉन। ये सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर की तरह कार्य करते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं, यानी नेचुरल सेमीकंडक्टर है एक तरीके से कह सकते हैं, जो कि केवल दो होते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं निज अर्धचालक। अब निज अर्धचालक के बारे में जो हम क्रियाविधि थोड़ी सी पढ़ेंगे तब हमको समझ में ये आएगा कि निज अर्धचालकों की चालकता बहुत कम होती है, उनका कोई खास उपयोग नहीं किया जा सकता। तब जैसे अगर हम निज या शुद्ध अर्धचालक लेना, इसकी 10⁹ परमाणुओं में यानी जर्मेनियम या सिलिकॉन के केवल एक सहसंयोजक बंध टूटता है, यानी कि एक आवेश वाहक मिलता है। कैसे मिलता है अभी हम ये आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो फिर इन्हें हम इस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हम यहाँ से कुछ अपमिश्रण अपद्रव्य पदार्थ ऐसे मिला देते हैं जिनकी संयोजकता 5 या 3 होती है, और उससे फिर जो अर्धचालक बनता है वो आपका बाह्य अर्धचालक कहलाता है। तो पहले हम क्रियाविधि समझना चाहते हैं निज या शुद्ध अर्धचालकों की, कि ये जो निज या शुद्ध अर्धचालक होते हैं इनमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे फिल होती है, वैद्युत चालकता इनमें कैसे हो पाती है। ठीक है, निज अर्धचालकों में वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जर्मेनियम या सिलिकॉन दोनों ही अर्धचालक हैं, संयोजकता 4 होती है। 4 ई से इसे व्यक्त करते हैं, परमाणु जर्मेनियम का हो या सिलिकॉन का हो, +4e लिखा जाता है, मतलब कि इसमें 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जर्मेनियम में या सिलिकॉन में। अब हम जर्मेनियम कहें या सिलिकॉन कहें, बात आपको एक ही समझना है, दोनों बातें एक साथ लेके चल रही है। इनकी संयोजकता कितनी होती है? 4। तो अगर हमने यहाँ पे लिखा जर्मेनियम का कोई परमाणु लिया तो इसके चारों ओर हमें 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे जो कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे।
एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हो गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये हो गया, चौथा इलेक्ट्रॉन ये हो गया। ये 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए। चलो हम थोड़ा और पास ले देते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन यानी 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम जर्मेनियम या सिलिकॉन का पूरा एक क्रिस्टल जालक लें तो उसमें कई परमाणु होंगे जर्मेनियम के या सिलिकॉन के। इनके आसपास अन्य जर्मेनियम परमाणु हैं, जैसे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर, यानी चारों ओर जर्मेनियम परमाणु होंगे। उनके चारों और भी 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन ये रहा 4, ठीक है। इसके संयोजी 4 इलेक्ट्रॉन ये रहे, इसके संयोजी 4 इलेक्ट्रॉन ये रहे, इसके संयोजी 4 इलेक्ट्रॉन ये रहे। तब होगा क्या कि जब कोई जर्मेनियम परमाणु के नजदीक कोई दूसरा जर्मेनियम परमाणु आता है तो ये आपस में साझा कर लेते हैं और सहसंयोजक बंध बना लिया। क्या बना लिया इन्होंने? सहसंयोजक बंध बना लिया। ठीक। अब जब सहसंयोजक बंध बना लिया इस जर्मेनियम परमाणु ने, इसके 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन थे, चारों ने साझा कर लिया, सहसंयोजक बंध से बन गए। तब अब इस जर्मेनियम परमाणु के पास कोई भी अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, अर्थात कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, अर्थात इनके क्रिस्टल जालक में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इस जर्मेनियम के पास भी तो इसके चारों ओर अन्य जर्मेनियम परमाणु होंगे। भाई इधर भी तो एक जर्मेनियम होगा, यहाँ भी एक जर्मेनियम होगा, यहाँ भी एक जर्मेनियम होगा, इसके चारों ओर भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके चारों ओर भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके चारों ओर भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तब ये जर्मेनियम परमाणु भी इससे साझा करेगा, फिर ये इससे सहसंयोजक बंध बनाएगा, ये इससे सहसंयोजक बंध बनाएगा, ये इससे सहसंयोजक बंध बनाएगा, खत्म इसके पास भी मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऐसे सभी परमाणुओं में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यानी कमरे के ताप पर, सामान्य ताप पर अगर हम देखें तो इसमें कोई आवेशवाहक नहीं होता, और जब कोई आवेशवाहक नहीं होता तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। अब बात आती है कि जब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तब क्या होता है? तब एक घटना होती है जिसे हम कहते हैं ऊष्मीय विक्षोभ। ऊष्मीय विक्षोभ, ठीक है, थर्मल एजिटेशन। इस कंडीशन में क्या होता है? ऊष्मीय विक्षोभ के कारण इन परमाणुओं के, इस क्रिस्टल जालक के अंदर जो परमाणु है उनका कोई सहसंयोजक बंध टूट जाता है। इसके कारण इसे बाहर से ऊर्जा मिलती है, और इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि कोई सहसंयोजक बंध टूट जाता है। और जब कोई सहसंयोजक बंध टूटता है तो उस परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है। मान लीजिए इसका एक सहसंयोजक बंध टूटा, टूटने के बाद यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? मुक्त हो गया। अब जब एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया तो इसके बदले यहां पर एक खाली स्थान बचा, एक खाली स्थान बचा। ऐसे कई परमाणुओं में अगर ऊर्जा मिल जाए उनको तो उनका एक सहसंयोजक बंध टूट जाएगा, और जब सहसंयोजक बंध टूट जाएगा तो उससे एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा। तो अब इसमें ऐसे कई इलेक्ट्रॉन, बहुत अधिक संख्या में तो नहीं लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय विक्षोभ के कारण मुक्त हो गए। ये पूरा एक क्रिस्टल जालक है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए, कई फ्री हो गए। फ्री होने के बाद वो मुक्त इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल के अंदर ऐसे गति करेंगे जैसे गैस के अणु गति करते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहीं को भी फिरता रहेगा, इसके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, कहीं पर भी जा सकता है। कब तक? जब तक कि इस पर एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित ना किया जाए। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक नहीं लगाई जा रही है, जब तक ये स्वतंत्र है, किसी भी दिशा में फिर सकता है। अब फिरने के बाद यहां पर एक खाली स्थान बचा। इस खाली स्थान का नाम होता है कोटर। क्या होता है इसका? कोटर। और इसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन फिर रहा है क्रिस्टल जालक में, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, कोटर क्या करता है? कारणवश क्या होता है, कोई परमाणु इसके
और उसके इलेक्ट्रॉन ने, संयोजी इलेक्ट्रॉन ने इस कोटर से एक बंध बना लिया मिलकर। इस कोटर से क्या करा, एक बंध बना लिया। इसका जो एक बंध टूटा था भाई, इसका एक बंध टूटा था, इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ था, इसके पास खाली स्थान आ गया जिसे हमने कोटर कहा। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, एक परमाणु बगल से आया, उसका सहसंयोजक बंध ने, इससे सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन ने इस कोटर से क्रिया करी और एक बंध बना दिया। इसका बंध पूरा हो गया और बगल वाले का एक बंध टूट गया। बगल वाले परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गया और बगल वाले परमाणु पर एक कोटर आ गया। तो ये कोटर एक परमाणु से दूसरे परमाणु में ट्रांसफर हो गया। अब कोई तीसरा परमाणु दूसरे परमाणु के पास आया, तीसरे परमाणु के एक संयोजी इलेक्ट्रॉन ने इस कोटर से क्रिया करी और एक संयोजक बंध बना लिया। इस परमाणु का जो सहसंयोजक बंध टूटा था उसकी पूर्ति हो गई, कोटर इसका खत्म हो गया और उस तीसरे परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया और उसके पास एक कोटर बचा। उसके पास चौथा आएगा, चौथे के पास पांचवा आएगा। तो आप देख रहे हैं कि कोटर भी ट्रांसफर हो रहे हैं। एक परमाणु से दूसरे परमाणु में ट्रांसफर हुआ, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पांचवें में। कोटर भी लगातार गति कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि एक शुद्ध अर्धचालक के अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों दोनों के द्वारा प्रवाहित होती है। अब जब इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों दोनों के द्वारा आवेश वाहक का कार्य इलेक्ट्रॉन भी कर रहे हैं और कोटर भी कर रहे हैं। अब लेकिन कैसे कर रहे हैं? हम बोले जब तक बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाया जाएगा तब तक धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र हम स्थापित कर देंगे तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत गति करने लगेंगे और धारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रवाहित होने लगेगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं इसलिए ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में गति करेंगे। लेकिन कोटर धनात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? कोटर धनात्मक होते हैं। कोटर धनात्मक होने के कारण जब हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने के उपरांत कोटर क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में गति करने लगते हैं और कोटरों के द्वारा भी धारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रवाहित होने लगती है। फाइनली हमको ये पता चला कि शुद्ध अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के द्वारा धारा प्रवाहित होती है, दोनों ही आवेश वाहक का कार्य करने लगते हैं। इस तरीके से आपको पता चला कि शुद्ध अर्धचालकों में वैद्युत चालन की प्रक्रिया कैसे होती है। लेकिन 10⁻9 परमाणुओं में से केवल एक सहसंयोजक बंध टूटता है तो सोचिए कि कितनी कम चालकता होगी। जब अरबों खरबों परमाणु हो तब जाकर के एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है तो इनकी चालकता बहुत कम होती है, जिसके कारण इसमें अगर हम कोई अशुद्धि 5 संयोजकता वाली या 3 संयोजकता वाली मिला देते हैं तब बनता है हमारा बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक। तो पहले शुद्ध अर्धचालक कंप्लीट हुआ, इसके बाद बताएंगे हम आप लोगों को अशुद्ध अर्धचालक की क्रिया। ठीक है।